हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि कल आप लोगों के सामने मैंने फर्स्ट पेपर के प्रिपरेशन की पूरी गाइडलाइन और उसकी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि 10 यूनिट को किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही हमने पूरे प्लान के बारे में डिस्कस किया था कि कौन सी यूनिट किस तरीके से ग्रुप है और कौन सी यूनिट का नेचर दूसरे यूनिट से मैच करता है, ताकि हमने आपके सामने 4 ग्रुप रखे थे, जिसमें प्लान में हमने 4 ग्रुप रखे थे कि 4 ग्रुप में सभी 10 यूनिट्स को 4 ग्रुप में बांटा जा सकता है नेचर के आधार पे। क्यों? क्योंकि उनका जो नेचर है वह एक दूसरे से मैच करता है। तो आज हम अपने नेट जेआरएफ के पेपर फर्स्ट के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं। आपको पता है कि जिसमें से 5 क्वेश्चन, मैंने कल बताया था कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 क्वेश्चंस को ठीक से करने और बाकी जो आगे की यूनिट्स हैं उनके प्रति ठीक तरीके की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको इसके बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा, फंडामेंटल टर्म्स को समझना पड़ेगा, ताकि आप बाकी कॉन्सेप्ट्स को उसके साथ कनेक्ट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जिसका यूनिट फर्स्ट का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है टीचिंग कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव। और इसका पहले टॉपिक में जो इसका इस यूनिट की हेडिंग है उसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो मैं बात करूंगा टीचिंग एप्टीट्यूड को बताने के पहले मैं एप्टीट्यूड पे बात करूंगा, फिर मैं टीचिंग के पे बात करूंगा। एप्टीट्यूड को हिंदी में कहते हैं अभियोग्यता। तो अभियोग्यता क्या होता है और आपके सिलेबस में ये क्यों रखा गया है? अभियोग्यता होती है इनर पोटेंशियल। अभियोग्यता को एक टर्म में अगर आपको समझना हो तो यह आंतरिक क्षमता है जो टेस्ट की जाती है कि भविष्य में किसी कार्य को संपादित करने के लिए व्यक्ति के अंदर कितनी है। टीचिंग एप्टीट्यूड नेट के फर्स्ट पेपर में रखने का मेन कारण यह है कि अगर कोई व्यक्ति नेट की परीक्षा दे रहा है और वो पास होगा तो निश्चित तौर पर वह विश्वविद्यालय या कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड रखने का मेन कारण यह है कि इससे यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति के अंदर टीचिंग करने की क्षमता कितनी है। अगर आप इस यूनिट की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो आप अपने एक टीचर के रूप में अपनी क्लासरूम के एनवायरनमेंट को ठीक तरीके से समझ पाएंगे, बच्चों की स्ट्रेंथ वीकनेस को ठीक तरीके से समझ पाएंगे और उसको कंट्रोल कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई टीचर विषय में, मैंने माना कि दूसरे पेपर में कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो ठीक तरीके से क्लास में जाके पढ़ा सके। तो पढ़ाने की स्किल जो टेस्ट होती है वो फर्स्ट पेपर से होती है। तो इस तरीके से यह समझना है आपको कि अगर टीचिंग एप्टीट्यूड है तो एप्टीट्यूड को मैंने ये बताया कि यह क्या है, इनर पोटेंशियल, जिसको हिंदी में कहेंगे आंतरिक क्षमता। तो जैसे किसी भी प्रकार के टेस्ट होते हैं, क्लरिकल टेस्ट होता है एग्जाम्पल के लिए, तो क्लरिकल टेस्ट में क्या पता करते हैं कि क्या इस व्यक्ति के अंदर स्पीड से कम गलती करते हुए या बिल्कुल गलती ना करते हुए लगातार कार्य करने की क्षमता है। इस बात की टेस्टिंग क्लरिकल टेस्ट में होती है। उसी प्रकार से एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट का पेपर दे रहा हुआ व्यक्ति होता है, उससे यह पता करने का प्रयास किया जाता है कि क्या उस व्यक्ति के अंदर भविष्य में छात्रों को पढ़ा पाने की ठीक तरह की योग्यता है, क्या उसके अंदर वो क्षमता है, क्या उसके अंदर वो पोटेंशियल है कि अगर यह पास हो जाएगा तो भविष्य में ठीक तरीके से शिक्षण कार्य कर पाएगा। तो यह फ्यूचर टेंस से रिलेटेड होता है कि आज आपकी टेस्टिंग होती है और उसमें आप अच्छा स्कोर करते हैं तो यह माना जाता है कि आपके अंदर क्लास को कंट्रोल करने की क्षमता है। वह अंदर है, प्रकट नहीं है, उसकी टेस्टिंग होती है आपके फर्स्ट यूनिट में, जिसे कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट में क्यों रखा गया है। वह इसलिए रखा गया है ताकि
परीक्षा दे रहे व्यक्ति के अंदर के गुरुजी को, अंदर के शिक्षक को, जो अंदर छुपा हुआ शिक्षक है उसका पता करना कि यह व्यक्ति पढ़ा पाएगा फ्यूचर में या नहीं। जो व्यक्ति इस पे अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसको उम्मीद होती है कि पढ़ा पाएगा, नहीं कर पाता तो होता है कि वो नहीं पढ़ा पाएगा। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको जितनी ज्यादा होती है आप उतने अच्छे शिक्षक माने जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं, यह है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। क्या है पे बात करेंगे? टीचिंग के कॉन्सेप्ट पर। यहां 2-3 चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। क्या समझनी पड़ेंगी? ध्यान दीजिए। टीचिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? शिक्षण। शिक्षण अकेले कोई अस्तित्व नहीं रखता है। अगर शिक्षण होगा तो अधिगम होगा। अधिगम को क्या कहेंगे? लर्निंग। अगर शिक्षण हो रहा है तो अधिगम पक्का होगा। लेकिन अगर अधिगम हो रहा है तो जरूरी नहीं कि शिक्षण हो, क्योंकि बिना शिक्षण के भी व्यक्ति अपने से भी बहुत कुछ सीख लेता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेट के हिसाब से कि अगर शिक्षण कहीं पे होगा, कुछ पढ़ाया जाएगा, जैसे आप लोगों को मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो आप भले बिना मन का देखो या आप बहुत ज्यादा ध्यान न दो, लेकिन कुछ न कुछ लर्निंग उससे होती है। अतः शिक्षण अगर होता है तो अधिगम होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि अधिगम है तो शिक्षण हो ही रहा हो। पहली बात। दूसरी बात, टीचिंग को क्या कहेंगे हिंदी में? शिक्षण। तो शिक्षण कौन प्रदान करेगा? टीचर प्रदान करेगा। कौन प्रदान करेगा? टीचर। अब किसे प्रदान करेगा? स्टूडेंट को प्रदान करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते चलना है। शिक्षण अगर है, शिक्षण शब्द आया तो शिक्षण कौन देगा? शिक्षक देगा, जिसे टीचर कहते हैं। तो टीचर शिक्षण देगा, तो किसे देगा? स्टूडेंट को देगा। अब मान लीजिए कोई क्लास है, मान लीजिए कोई क्लास है, तो उस क्लास में क्या होता है कि शिक्षक चला जाता है, छात्र बैठे हुए होते हैं, तो शिक्षक छात्र हो गए। लेकिन वो किस पे बात करेंगे? सिलेबस पे बात करते हैं, पाठ्यक्रम पे बात करते हैं, तो वह क्या हो जाएगा? सिलेबस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलेबस हो जाएगा। तो यहां 3 चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। क्या क्या? 3 चीजें आपको देखने को मिली। तो यह त्रिकोणात्मक हो गया। क्या हुआ? एक ध्रुव पे टीचर, दूसरे पे स्टूडेंट और तीसरे पे सिलेबस। टीचर स्टूडेंट क्या करेंगे क्लास में? डांस करेंगे, गाना तो गाएंगे नहीं, किसी टॉपिक पे, किसी विषय वस्तु पर बात करते हैं। तो यह क्या हो गया? टीचर स्टूडेंट सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। यह त्रिकोणात्मक प्रक्रिया होती है टीचिंग की। तो अब टीचर सिलेबस के बारे में बात तो करेगा। अब यहीं से कनेक्ट करिए इस बात को कि टीचर जो है सिलेबस के बारे में तो बात करेगा, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होगा? उसका उद्देश्य होता है कि बच्चों के अंदर वांछित परिवर्तन करना। इस लाइन को नोट कर लीजिए। वांछित परिवर्तन का मतलब होता है डिजायर्ड चेंजेस। हर शिक्षक जब क्लास में एंट्री करता है तो उसका मेन उद्देश्य होता है बच्चों के, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। किस तरीके का परिवर्तन लाना? सकारात्मक परिवर्तन लाना। तो टीचर क्या करता है? सिलेबस के माध्यम से और अपने अनुभव के माध्यम से, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, अपनी क्षमता के माध्यम से, अपने पोटेंशियल के माध्यम से क्या करता है? विद्यार्थियों में चेंज लाने का प्रयास करता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, डिजायरेबल चेंज, इच्छित परिवर्तन। तो शिक्षक का उद्देश्य कक्षा में जाने के लिए मेन ये होता है कि वह बच्चों में डिजायरेबल चेंज लाना चाहता है। किसकी माध्यम से लाना चाहता है? सिलेबस के माध्यम से लाना चाहता है। और उसमें उसकी स्किल, किसकी? टीचर की स्किल, उसकी समझ, उसकी योग्यता, उसकी आंतरिक क्षमता, उसका व्यक्तित्व, उसकी बुद्धि, यह सब चेंज लाने में उसका सहायता करते हैं। तो अब देखिए, अब ध्यान से समझिए, आप भी विद्यार्थी रहे हैं, कोई शिक्षक आपकी क्लास में आता है, सारे बच्चे बैठे हुए होते हैं, तो वह क्या करता है? आप किससे उसके इंप्रेस होते हैं? उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, इन्हीं सब चीजों से।
इम्प्रेस होते हैं, यह जो उसकी योग्यता क्षमता जिनसे आप अभी इम्प्रेस हो रहे हैं वह क्या है, उसकी इनर पोटेंशियल है। अगर वह आप लोगों के साथ ठीक तरीके से कनेक्ट हो पाता है, अगर वह आप लोगों के पास हर बच्चे को टच कर पाता है, हर किसी को पर्सनली छू के और उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथनेस को समझ पाता है, तो इसका साफ मतलब है कि उसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसके अंदर क्षमता है बच्चों को कंट्रोल कर पाने की, उन्हें समझ पाने की। तो जब वो क्लास में घुसता है तो वहां पर उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? बच्चों के व्यवहार में, स्टूडेंट्स के व्यवहार में चेंज लाना। कैसा चेंज लाना? इस तरीके का चेंज लाना ताकि वो एक निश्चित दिशा की ओर वृद्धि कर सके। और उसमें सहयोग कौन करेगा? उसका सिलेबस करेगा, पाठ्यक्रम करेगा। अब आगे चलते हैं। ये जो उद्देश्य लेके शिक्षक चलता है उसे कहते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इसको अधिगम उद्देश्य कहते हैं। यह फ्यूचर टेंस में बनता है। शिक्षक फ्यूचर टेंस में यह लर्निंग ऑब्जेक्टिव बना के चलता है कि मेरे इस क्लास को पढ़ाने के बाद बच्चे इस कार्य को कर सकेंगे। निश्चित है लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनेगा। जैसे मान लीजिए संविधान पढ़ाने के लिए कोई अध्यापक गया है, तो उसका क्या बनेगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव? कि संविधान की क्लास खत्म होने के बाद सारे विद्यार्थी संविधान की प्रस्तावना बता सकेंगे। क्लास खत्म होने के बाद सारे विद्यार्थी संविधान की प्रस्तावना में आए हुए सभी मेन टर्म्स की व्याख्या कर सकेंगे। इसे कहते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो फ्यूचर टेंस में बनता है। ठीक, और यह जब बच्चे उस कार्य को कर पाते हैं तो यह माना जाता है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव शिक्षण उद्देश्य, लर्निंग ऑब्जेक्टिव अधिगम उद्देश्य पूरा हुआ। और जब नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है कि अधिगम उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि टीचिंग कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम लोग बात करते हैं टीचिंग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट को हिंदी में कहते हैं संप्रत्यय। अब टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले लिखा हुआ है शिक्षार्थी को कक्षीय अनुदेशन देना। यह ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत। पहले अगर टीचिंग होती थी तो उसका यह उद्देश्य होता था शिक्षार्थी को कक्षीय अनुदेशन देना, मतलब किसी कक्षा में शिक्षार्थी को उसके सिलेबस से रिलेटेड, उसके जिंदगी से रिलेटेड निर्देश प्रदान करना, बस इतना ही है। दूसरा है, देखो अब ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा इसमें मनोविज्ञान आ गया। पहले मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट नहीं था, बाद में जब शिक्षा में मतलब टीचिंग वगैरह में जब मनोविज्ञान के सिद्धांतों ने अपना जगह बनाया तो मनोविज्ञान के सिद्धांतों के कॉन्सेप्ट लगने की वजह से थोड़ा सा परिष्कृत हुई परिभाषा। देखिए, वांछित ज्ञान, डिजायरेबल नॉलेज और कौशल को सीखने का कारण। तो अब क्या है, ये जो टीचिंग है वह सीखने का कारण है। किसको सीखने का कारण है? वांछित ज्ञान और कौशल को सीखने का कारण है। शिक्षण जो है वह वांछित ज्ञान मतलब डिजायरेबल नॉलेज और स्किल्स को सीखने का कारण है। तो कौन सीखेगा? स्टूडेंट सीखेगा। क्या सीखेगा? स्किल सीखेगा और डिजायरेबल ज्ञान सीखेगा। तो स्किल क्या होती है, पहले बात करते हैं कि स्किल होती क्या है। हर शब्द को आपको समझने चलता है कि वह है क्या, तभी आप शब्दों में अंतर कर पाएंगे। तो स्किल क्या है समझिए। स्किल को हिंदी में कहते हैं कौशल, और कौशल का मतलब होता है किसी भी कार्य को ज्यादा पैनेपन के साथ, ज्यादा सटीकता के साथ कर पाने की क्षमता, जिसको कहते हैं कुशलता का होना। कौशल से बना है कुशलता। अब कुशलता का एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग कपड़ा सिलाने जाते हैं, तो कपड़ा सिलाने जाते हैं तो जो कम कुशल कारीगर होता है, दर्जी होता है, वह क्या करता है कि ठीक तरीके से सिलाई नहीं लगाता है। सिलाई देखने में पता चलती है, कहीं सिकुड़न सी कपड़े में हो गई, कहीं थोड़ा निकल रहा है, कहीं ज्यादा स्टिच कर दिया, ज्यादा दबा दिया। यह कुशलता का ना होना है। और अगर कई बार ऐसा होता है कि बड़ी फिनिशिंग रहती है, तो उस फिनिशिंग जो है ना वही कुशलता है, उसी को कहते हैं कुशलता। इसी तरीके से टीचिंग में अगर हम कुशलता की बात करें तो क्या हो जाएगा?
टीचिंग में अगर हम कुशलता की बात करते हैं तो ठीक तरीके से बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ पाना ही कुशलता है। ठीक तरीके से पूरे क्लास में अनुशासन को मेंटेन कर पाना ही कुशलता है। कुशल शिक्षक यह समझता है कि क्लास में कौन से बच्चे का ध्यान कहां जा रहा है और वहां पर वो उद्दीपन परिवर्तन करता है। क्या करेगा? उद्दीपन परिवर्तन करेगा। जैसे पूरी क्लास भरी हुई है, उस पूरी क्लास में 3-4 बच्चे अगर एक दूसरे को खोदना शुरू किए, एक दूसरे को किसी प्रकार से डिस्टर्बेंस करना शुरू किए, तो ऐसी स्थिति में टीचर तुरंत पकड़ता है और कुशल शिक्षक वहां पे डांटेगा नहीं, कुशल शिक्षक वहां पे क्लास का माहौल नहीं खराब करेगा, तुरंत इस तरीके से उद्दीपन परिवर्तन करेगा कि विषय वस्तु से हट के कुछ ऐसा मनोरंजनात्मक कार्य करने का वहां पे प्रयास करेगा, ऐसी चीजें लाने का प्रयास करेगा कि जिससे क्लासरूम का एनवायरनमेंट उसके बाद कंट्रोल हो जाए, थोड़ी देर बाद दोबारा विषय वस्तु पर लौटकर और आगे वो कंटिन्यू कर पाता है। तो यह होता है कौशल। शिक्षण क्लास में इस तरीके से उपयोग होता है। अब वांछित ज्ञान क्या है? हर टीचिंग का एक निश्चित उद्देश्य होता है। हर टीचिंग का एक निश्चित उद्देश्य होता है और उस निश्चित उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए ही टीचर क्लास में जाता है। तो यह वांछित का मतलब यहाँ पे क्या है? डिजायरेबल का क्या मतलब होता है? इच्छा का होना। अगर आप लोग अभी हम हमसे पढ़ रहे हैं, जो लोग नेट का पहले पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनकी क्या वांछित ज्ञान क्या है? उनके सिलेबस, जो सिलेबस है नेट के फर्स्ट पेपर का, उसका ज्ञान प्राप्त करना उनकी इच्छा है। तो यह क्या है? वांछित ज्ञान क्या है? अभी हम इसमें पढ़ा रहे हैं नेट का फर्स्ट पेपर, यहीं पे संविधान या हिस्ट्री में पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी वो वांछित आपके लिए नहीं है, आपके लिए डिजायरेबल नहीं है। तो डिजायरेबल क्या है? नेट के फर्स्ट पेपर की टीचिंग में पढ़ा रहा हूं तो अभी वो डिजायरेबल है। तो डिजायरेबल नॉलेज को सीखने का और कौशल को सीखने का कारण है क्या? टीचिंग। अब देखिए आगे बात करते, अब ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तीसरे नंबर में मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि पर्पजफुल डायरेक्टेड एंड मैनेज्ड प्रोसेस। पर्पजफुल टीचिंग हमेशा पर्पजफुल होती है। क्यों? क्योंकि आप सिलेबस में बंधे हुए हैं। फॉर्मल टीचिंग, जैसे मान लीजिए मैं बताऊं आपको कि 2 तरीके की टीचिंग होती है। कौन कौन सी? फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल टीचिंग में क्या है कि जो व्यक्ति है, जो टीचर है, वो क्या करेगा? पर्पजफुल होके जाएगा। क्लासरूम में किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उसका वो कोई न कोई उद्देश्य है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही टीचर क्लास में जाता है। तो उसका एक निश्चित उद्देश्य है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। पर्पसफुल, डायरेक्टेड मतलब डायरेक्टेड है, दिशा एक पकड़ा हुआ है, ये नहीं कि दिशाहीन है। क्योंकि अगर मैं ये पढ़ा रहा हूं तो इसमें दिशा है। दिशा क्या है? हमें फर्स्ट यूनिट से लेके और 10 यूनिट तक निश्चित क्रम में पढ़ाते हुए चलना है। इसका एक डायरेक्शन है, तो मुझे क्या, किस सीमा के अंदर कितना पढ़ाना है, तो इसकी एक निश्चित दिशा होती है जिसे कहते हैं डायरेक्टेड। अब मैनेज्ड का क्या मतलब है? जिस तरीके से हर चीज की एक निश्चित सीमा होती है, एक निश्चित कंट्रोल होता है, उसे कहते हैं मैनेज्ड। मतलब कोई भी जैसे मान लीजिए अभी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं तो इस कॉन्सेप्ट में एक निश्चित लिमिट है। अगर इस लिमिट से या टॉपिक से इधर उधर मैं जाऊंगा तो जिसे कहेंगे कि मिसमैनेज्ड हो गया, मैनेज्ड नहीं है। तो मैनेज्ड का क्या मतलब है? एक निश्चित सीमा के कंट्रोल में रहना। तो टीचिंग क्या है? पर्पसफुल, डायरेक्टेड एंड मैनेज्ड प्रोसेस है। अब अगला है स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल मैंने आपको बता दिया, कुशलता पूर्वक एप्लीकेशन है किसका? नॉलेज का। नॉलेज का एप्लीकेशन कैसे है? जो टीचिंग है वह कोई टीचर देता है और टीचर कैसा होता है? कुशल होता है। तो वह कुशल होता है, योग्य होता है, तो वह क्या करता है? उसका जो नॉलेज होता है उसको वह क्लासरूम में स्टूडेंट्स के प्रति क्या करता है? एप्लीकेबल बनाता है। जैसे उसने जो समझा है सिर्फ वही नहीं पढ़ाता। इसीलिए बार बार नेट की परीक्षा में प्रश्न आता है कि शिक्षक का योग्य होना जरूरी होता है कि उसका अनुभवी होना जरूरी होता है।
तो शिक्षक का योग्य होना बहुत डिग्रियां रखना इंपॉर्टेंट कम रखता है। अगर वह शोध करके अनुभव रखा हुआ है तभी वो अप्लीकेबल कर पाएगा नॉलेज को। नॉलेज का एप्लीकेशन क्या है? जैसे मान लीजिए हमने खूब पढ़ा है, चाय बनाना हमें बहुत अच्छे से आता है, पिज्जा बनाना हमें बहुत अच्छे से आता है, किताबों में हमने यह सब कुकिंग की सारी चीजें अच्छे से देख ली है, लेकिन हम एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसको ठीक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे, जब तक हम उसे क्या नहीं कर पाएंगे, जब तक हम उसे ठीक तरीके से अपनी जिंदगी में, अपने अनुभव में ला नहीं पाएंगे, तब तक उसे हम एप्लीकेबल नहीं बना पाएंगे। तो एप्लीकेशन क्या होता है? उसका सही जगह पे उपयोग। सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ तो मैंने लिया कि किस तरीके से पिज्जा बनता है, लेकिन पिज्जा बनने की जरूरत हुई तो मैं पिज्जा नहीं बना पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसका अनुभव नहीं है। तो एक शिक्षक अपने अनुभव के द्वारा ही अपने स्किलफुल नॉलेज को क्या करता है? एप्लीकेबल बनाता है। इसीलिए डिग्रियां इंपॉर्टेंट नहीं है, शिक्षक का अनुभव, उसका शोध, अपनी उसकी बोध इंपॉर्टेंट होती है कि उसको किस तरीके से वो एप्लीकेबल बनाएगा। तो स्किलफुल एप्लीकेशन करेगा नॉलेज का, कहां? और अपने अनुभव को। यहां देख रहे हैं दो चीजें मैंने लिखा है, अनुभव, एक्सपीरियंस और नॉलेज। नॉलेज और एक्सपीरियंस का क्या करेगा? एप्लीकेबल बनाएगा। नॉलेज, एक्सपीरियंस और साइंटिफिक प्रिंसिपल, जितना भी उसने ज्ञान प्राप्त किया है सबको क्लासरूम में क्या करेगा? एप्लीकेबल बनाएगा। एप्लीकेबल मतलब उपयोगी बनाएगा, उसको प्रैक्टिकली करके दिखाएगा। अगला है, मैंने बताया आपको फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। और लास्ट है नॉलेज, कॉम्पिटेंस एंड वर्च्यू को क्या करता है? बच्चों में डालता है। शिक्षक क्या करेगा? या तो नॉलेज को डालेगा या कॉम्पिटेंस, उनकी क्षमता की वृद्धि करेगा। निश्चित तौर पर अगर उनमें शिक्षा क्या है? शिक्षा अंतर्निहित क्षमताओं का विकास होता है। अंतर्निहित क्षमताएं क्या है? शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, किसी तरीके की क्षमता हो सकती है। तो शिक्षा जो होती है वो क्षमताओं, कॉम्पिटेंस में वृद्धि करती है। वृद्धि करती है तो शारीरिक रूप से भी आपको बढ़िया अच्छा बनाएगी, मानसिक रूप से भी बुद्धि भी आपकी बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा आपका, आपका इमोशनल डेवलपमेंट होगा, आप एप्लीकेबल बनेंगे। वहाँ क्लासरूम में सीखी गई चीज़ों को, थ्योरी में पढ़ी हुई चीज़ों को सोसाइटी में, अपने घर परिवार में उसका उपयोग करेंगे और साथ ही साथ आप वर्च्यू भी सीखेंगे। तो यह सारा एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट टीचिंग के बारे में मैंने बताया कि टीचिंग क्या है और किस तरीके से होती है।